नाज़रीन इकराम, 27 अक्टूबर 1958 को जब फील्ड मार्शल अय्यूब खान ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान एक अजीबो गरीब कैफियत में था। एक तरफ सियासी खल्फशार से तंग अवाम ने फौजी मुदाखलत का खैर मुकद्दम किया, तो दूसरी तरफ जमहूरियत पसंद हलकों के लिए ये एक स्याह दिन था। अय्यूब खान ने अपनी खुद निविष्ट फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में दावीज किया कि सियासतदानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था और उनका मिशन मुल्क को दोबारा पैरों पर खड़ा करना है। अय्यूब खान का दौरी हुकूमत दो अहम सतूनों पर खड़ा था। पहला मुआशी तरक्की और दूसरा सियासी इस्लाहात। उन्होंने मगरबी ममालिक खुसूसन अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को भारी इमदाद और कर्जे मिले। अय्यूब खान ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर मंसूबा बंदी शुरू की और मुल्क में सनती इनकलाब लाने की कोशिश की। उनके दौर में बड़े बड़े डैम मंगला और तरबेला तामीर हुए, कैनाल कॉलोनियों का निजाम बेहतर हुआ और गंदुम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसे सब्ज इनकलाब ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, सियासी मैदान में अय्यूब खान ने मगरबी तर्ज की जमहूरियत को पाकिस्तान के लिए गैर मौजू करार दिया। उन्होंने बुनियादी जमहूरियत बेसिक डेमोक्रेसी का एक नया निजाम मुतारिफ करवाया, जिसके तहत पूरे मुल्क में इसी 1000 काउंसलर्स पीडी मेंबर्स मुंतखब किए गए। अय्यूब खान का ख्याल था कि आम आदमी अभी इतनी शऊर नहीं रखता कि वो बराह रास्त वजीर आजम या सदर का इंतखाब कर सके, इसलिए ये इसी 1000 मेंबरान एक इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर सदर का इंतखाब करेंगे। इस निजाम ने इक्तदार की निचली सतह पर मुंतकिली का दावीज तो किया, लेकिन हकीकत में ये अय्यूब खान के इक्तदार को तूल देने का एक कानूनी हरबा था। 1960 में अय्यूब खान ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को कराची से तब्दील करके एक नए तामीर शुदा शहर इस्लामाबाद में मुंतकिल करने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे दिफाई और इंतजामी वजूहात बताई गईं, लेकिन कराची के कारोबारी और सियासी हलकों ने उसे अपनी अहमियत कम करने की कोशिश करार दिया। इस्लामाबाद की तामीर मुगलों की तामीराती रिवायत और जदीद फन्ने तामीर का हुसैन इम्तिजाज थी, जिसने पाकिस्तान को एक जदीद शनाख्त देने की कोशिश की। अय्यूब खान ने माशरती इस्लाहात के लिए फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जारी किया, जिसमें शादी, तलाक और विरासत के कवानीन में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई। अगरचे मजहबी हलकों ने उसकी शदीद मुखालफत की, लेकिन अय्यूब खान ने उसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक ज़रूरी करार दिया। इसी दौर में पाकिस्तान ने खलाई तहकीक के इदारे सुपार को SUPARCO की बुनियाद रखी और डॉक्टर अब्दुल जैसे साइंसदानों की सरपरस्ती की, जिससे पाकिस्तान साइंसी मैदान में खित्ते के दीगर ममालिक से आगे निकल गया। ताहम इस तरक्की के अशरे की एक तारीख हकीकत भी थी। दौलत चंद खानदानों, मशहूर जमाना 22 खानदानों के हाथों में सिमटने लगी। जहां मगरबी पाकिस्तान में कारखाने लग रहे थे, वहीं मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में ये एहसास जड़ पकड़ने लगा कि उनके पटसन जूट से कमाया हुआ ज़र मुबादला सिर्फ मगरबी पाकिस्तान की तरक्की पर खर्च हो रहा है। मुआशी नाइंसाफी की ये चंगारी दबी रही, लेकिन जल्द ही उसने एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। अय्यूब खान के दौर का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज 1965 इनके सदारती इंतखाबात थे। उनके मुकाबले में कायदे आजम की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिनाह मादरे मिल्लत खड़ी हुई। पूरी कौम फातिमा जिनाह के पीछे खड़ी हो गई, लेकिन अय्यूब खान ने बुनियादी जमहूरियत के मेंबरान के जरिए उन इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। उन इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने अय्यूब खान की मकबूलियत को शदीद ठेस पहुंचाई और अवाम में ये तासुर उभरा कि फौज अब इख्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं। नाजरीन इकराम, अभी सदारती इंतखाबात की गिरद बैठी भी न थी कि कश्मीर के महाज पर कशीदगी बढ़ गई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान छोटे छोटे तसादुम एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार करने लगे। अय्यूब खान का ख्याल था कि भारत एक महदूद जंग तो लड़ सकता है, लेकिन वो बैनुल अक़वामी सरहद उबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये उनकी एक बड़ी सियासी और फौजी गलत फहमी साबित हुई। नाज़रीन इकराम, 1965 इनका साल पाकिस्तान की अस्करी तारीख का वो वरक़ है जो जज्बे हुब्बुल वतनी और बेमिसाल शुजाअत से लिखा गया है। इस जंग की बुनियाद कश्मीर के तनाज़ों पर रखी गई थी। अप्रैल 1965 में रन ऑफ कुछ के मकाम पर छोटे पैमाने पर झड़पें हुईं, जहां पाकिस्तानी फौज ने भारतीय दस्तों को पीछे धकेल दिया, जिससे मुख्तदिर हलकों में ये तासुर उभरा कि भारत का दिफा कमजोर है। इसी तनाजुर में अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज किया गया, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर में मकामी आबादी की मदद से गोरेला जंग शुरू करना था।
अगरचे ये ऑपरेशन अपने मुकम्मल अहदाफ हासिल न कर सका, लेकिन उसने भारत को इस कदर इश्तियाल दिलाया कि उसने बैनुल अक़वामी सरहद उबूर करने का फैसला कर लिया। 6 सितंबर 1965 की वो तारीख रात थी जब भारतीय फौज ने बगैर किसी ऐलाने जंग के लाहौर के करीब बैनुल अक़वामी सरहद उबूर की। भारतीय जर्नेलों का मंसूबा ये था कि सुबह का नाश्ता लाहौर के जमखाना क्लब में करेंगे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की छोटी फौज इस अचानक हमले की ताब न ला सकेगी और लाहौर बासानी उनके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि सरहदों की हिफाजत सिर्फ असलहा से नहीं बल्कि ईमान और जज्बे से की जाती है। बीआरबी नहर, बीआरबी कैनाल लाहौर के दिफा की पहली और आखिरी लकीर बन गई। मेजर अजीज भट्टी ने अपने दस्ते के साथ बरकी के महाज पर वो तारीखी मुजाहिमत की जिसकी मिसाल दुनिया की जंगी तारीख में कम मिलती है। 5 दिन और 5 रातें वो दुश्मन के टैंकों और तोप खाने के सामने सीना तान कर खड़े रहे और बिल आखिर अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर पाया। उनकी शहादत ने साबित कर दिया कि लाहौर का रास्ता सिर्फ लाशों से गुजर कर ही तय हो सकता है। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, जहां लाहौर के महाज पर घुमसान की जंग जारी थी, वहीं सियालकोट के करीब चोंडा के मकाम पर टैंकों की वो अजीमुशान लड़ाई लड़ी गई जो जंगे अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग कहलाती है। भारतीय फौज अपने जदीद तरीन सेंचुरियन टैंकों के साथ हमला आवर थी, लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर उन्हें तबाह कर दिया। चोंडा का कब्रिस्तान भारतीय टैंकों का मलबा बन गया और दुश्मन को वहां से पसपा होना पड़ा। फिजाई महाज पर पाक फिजाइया के शाहीनों ने वो कारनामे अंजाम दिए जो आज भी दुनिया भर की फिजाइया के लिए मशअले राह हैं। एमएम आलम स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने एक ही मिनट के अंदर भारत के 5 हंटर तैयारे गिराकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। सरगोधा के फिजाई अड्डे पर भारतीय हमलों को जिस तरह नाकाम बनाया गया, उसने फिजाई बर्तरी पाकिस्तान के हक में कर दी। बहरी महाज पर पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन दवारका के जरिए भारतीय साहिलों पर हमला करके उनके रिडार स्टेशन को तबाह कर दिया, जिससे भारतीय बहरिया जंग के दौरान मफलूज होकर रह गई। इस जंग में मगरिबी पाकिस्तान के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान के भाइयों ने भी बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया। बंगाली सिपाहियों ने महाजों पर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और पूरी कौम एक मुट्ठी बन गई। 17 दिन तक जारी रहने वाली इस खूनरेज जंग के दौरान रेडियो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो नाकाबिले फरामोश है। मलका तरन्नुम नूर जहां के मिली नगमों ने जवानों के लहू को गरमा दिया। 23 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखिलत पर जंग बंदी अमल में आई। दोनों मुल्कों की फौजें अपनी अपनी पोजीशनों पर वापस चली गईं, लेकिन उस जंग ने ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान को ताकत के जोर पर दबाना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन इकराम, जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसके सियासी असरात ने अय्यूब खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। रूस की सालसी में जनवरी 1966 में ऐलान ताशकंद पर दस्तखत हुए, जिसमें दोनों मुल्कों ने जंग से पहले की पोजीशनों पर वापस जाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो उस मुआहदे के खिलाफ थे और उनका मानना था कि हमने मैदान जंग में जो कुछ जीता वो मेज पर हार दिया। यहीं से अय्यूब खान और भुट्टो के दरमियान इख्तिलाफात का आगाज हुआ। दास्ताने हिंद के इस मोड़ पर फिजा में तब्दीली के आसार नुमायां थे। ताशकंद का मुआहिदा महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने अय्यूब खान के 10 साला तरक्की के अशरे के महल को आग लगा दी थी। जुल्फकार अली भुट्टो, जो अब वजारत खारजा के मनसब से अलग होकर अवामी लीडर के रूप में उभर रहे थे, उन्होंने ताशकंद के राजों को फाश करने का ऐलान करके अय्यूब खान के इक़्तिदार की बुनियादें हिला दी। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1967 इंतहा का साल पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े तलातुम का साल था। एक तरफ मगरबी पाकिस्तान के शहरों में अय्यूब कुत्ता हाय हाय के नारे गूंज रहे थे, तो दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान अपने 6 नुकात के साथ एक ऐसी खुदमुख्तारी का मुतालबा कर रहे थे जो वफाक के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। अय्यूब खान, जिन्होंने समझा था कि वो बुनियादी जमहूरियत के जरिए अवाम को काबू में रखेंगे, अब ये देखकर हैरान थे कि वही अवाम सड़कों पर निकलकर उनके इस्ताफे का मुतालबा कर रहे हैं। दास्तान गो बयान करता है कि सियासत की इस बिसात पर अब नए महरे अपनी चालें चल रहे थे। नवंबर 1967 में जब लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तो भुट्टो ने
اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے کا وہ نعرہ دیا جس نے پنجاب کے کسان اور مزدور کو اپنا اسیر بنا لیا۔ اب لڑائی ایوانوں سے نکل کر گلی کوچوں میں آ گئی تھی۔ حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، بھٹو سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن جبر کی یہ دیواریں عوامی سیلاب کو روکنے میں ناکام رہیں۔ اسی دوران 1968 انتہائی میں ایوب خان کی حکومت نے اپنی کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے عشرہ ترقی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ منانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ثابت ہوا۔ جہاں سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن ترقی کے قصیدے پڑھ رہے تھے، وہیں عام آدمی چینی اور آٹے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑا تھا۔ معاشی ناانصافی کی وہ خلیج جو 22 خاندانوں اور عام عوام کے درمیان پیدا ہوئی تھی، اب ایک گہری کھائی بن چکی تھی۔ طلبہ کی تحریک نے اس آگ پر پیٹرول کا کام کیا اور ملک بھر کے تعلیمی ادارے احتجاج کا گڑھ بن گئے۔ ناظرین، کہانی یہاں ایک اور خطرناک موڑ لیتی ہے جب مشرقی پاکستان میں اگرتلہ سازش کیس سامنے آیا۔ شیخ مجیب الرحمان پر الزام لگایا گیا کہ وہ بھارت کی مدد سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس کیس نے بنگالی عوام میں احساس محرومی کو مزید بھڑکا دیا۔ ڈھاکہ کی سڑکیں خون سے رنگین ہونے لگیں اور کنٹرول ایوب خان کے ہاتھوں سے نکل کر فوج کے آلیز حکام کی طرف منتقل ہونے لگا۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، 1969 آن کے آغاز تک ایوب خان یہ بھانپ چکے تھے کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ گول میز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے ذریعے مفاہمت کی آخری کوشش کی، لیکن سیاسی خلا اتنا بڑھ چکا تھا کہ کوئی بھی سمجھوتا ممکن نہ رہا۔ بھٹو اور مجیب الرحمان کے بڑھتے ہوئے قد نے ایوب خان کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ بالآخر 25 مارچ 1969 کو وہ تاریخی دن آیا جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے قوم سے اپنے آخری خطاب میں اقتدار چھوڑنے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے اقتدار اسمبلی کے اسپیکر کو منتقل کرنے کے بجائے، جو کہ آئینی تقاضا تھا، آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء لگا دیا گیا اور ایوب خان کا 11 سالہ دور اقتدار اپنی تمام تر معاشی ترقیوں اور سیاسی ناکامیوں کے ساتھ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ داستان ہند کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جنرل یحییٰ خان کی آمد نے پاکستان کو کس نئے بحران کی طرف دھکیلا۔ 1970 کے وہ انتخابات جنہوں نے ملک کی جغرافیائی حدود کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ المیہ جس کے نتیجے میں ڈھاکہ ڈوب گیا اور ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ساتھیوں، یہ سفر ابھی جاری ہے کیونکہ تاریخ کا ہر باب اپنے اندر ایک عبرت چھپائے ہوئے ہے۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، تاریخ کے جھروکوں سے جھانکتی یہ کہانیاں صرف قصے نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کی محنت اور قربانیوں کا نچوڑ ہیں۔ ہمارا مقصد ان سچی داستانوں کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اپنی جڑوں سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ریسرچ اور محنت پسند آئی ہے تو براہ کرم افضل داستان ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کر کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کمنٹس میں اپنی تجویز اور پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں تاریخ سے لگاؤ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا تعاون ہی ہمیں اس طویل سفر کو جاری رکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔